उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। उसके अंदर जाने के बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बराबर हो गया। अब वहाँ सपाट दीवार थी। कोई भी ये देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ दरवाज़ा भी हो सकता है। बूढ़ा दरवाजे से होकर एक छोटे से कमरा में दाखिल हुआ। इस कमरे में एक मेज़ और एक कुर्सी मौजूद थी। सामने वाली दीवार में एक बड़ी सी अलमारी मौजूद थी। बूढ़ा तेज़ी से इस अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी के पट खोले और उसमें पड़ा हुआ एक ट्रांसमीटर उठाकर मेज़ पर रखा और खुद कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर से सूं की आवाज़ें निकलने लगी। वो ट्रांसमीटर पर मौजूद एक नॉब घुमाकर डायल में मौजूद सुई को सेट करता रहा। फिर एक मखसूस हिस्से पर सुई के पहुंचते ही ट्रांसमीटर से निकलने वाली सूं की आवाज़ बंद हो गई। उसकी बजाय ऐसा शोर ट्रांसमीटर के स्पीकर से बुलंद होने लगा जैसे लहरें दीवार वार साहिल से टकरा रही हों। बूढ़े ने एक और बटन दबाया और माइक को मुंह से लगाकर तेज तेज लहजे में बोलना शुरू किया। हेलो हेलो हेडक्वार्टर नंबर 11-3 B6 कॉलिंग यू। हेलो ओवर। बूढ़ा बार बार यही फिक्रा दोहराता रहा। जवाब में वही लहरों का शोर बुलंद होता रहा। अचानक लहरों का शोर बंद हो गया और उसके साथ ही बूढ़ा भी चौंक कर संभल गया। यस हेडक्वार्टर नंबर 11-3 स्पीकर दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से एक उड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। B6 स्पीकिंग सर ओवर। बूढ़े ने मौत माना लहजे में जवाब दिया। यस क्या बात है ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने सख्त लहजे में पूछा। सर D11 दो फॉरेन एजेंट्स मिशन टू सन अगेंस्ट क्लाउस को लेकर मेरे पास पहुंचा है। उन्हें मैं लिबास तब्दील करने और मेकअप करने के लिए नीचे तहखाने में छोड़ आया हूँ ओवर। B6 ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी इत्तला मिली थी कि D11 उन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंचा है। उन्हें हर मुमकिन सहूलत मुहैया करो। उन्हें बगैर मेरा नंबर बतलाए पैगाम दे दो कि वो फ्रिक्वेंसी नंबर 11-01 ईस्ट 6 नॉर्थ 2 डिग्री पर मुझसे बात करें ओवर। दूसरी तरफ से B6 को हिदायत मिली। ओके सर। D11 के मुतल्लिक कोई ख़ास हिदायत ओवर। B6 ने D11 के मुतल्लिक वजाहत चाही। D11 को हिदायत कर दो कि वो जहां फॉरेन एजेंट चाहें उन्हें वहां छोड़कर हेडक्वार्टर 2010 पहुँच कर रिपोर्ट करे ओवर। दूसरी तरफ से D11 के मुतल्लिक हिदायत मिली। ओके सर ओवर। B6 ने मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और एक बार फिर लहरों का शोर बुलंद हो गया। B6 ने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर उससे उठाकर वापस अलमारी में रखकर उसके पट अच्छी तरह बंद कर दिया और खुद मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार पर एक सुर्ख रंग का बटन लगा हुआ था। बूढ़े ने वो बटन दबाया। दरवाज़ा दोबारा नमूदार हुआ और बूढ़ा वापस स्टोर रूम में पहुंच गया। वहां से उसने कुर्सी की शिकस्ता पाए के जरिए दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। फिर खुद भी स्टोर रूम से बाहर निकल आया। स्टोर रूम की बाहर से कुंडी लगाकर वो इस कमरे की तरफ बढ़ा जिधर वो इन लोगों को छोड़ आया था। जैसे ही वो इस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा वो तीनों दरवाजे से बाहर निकल आए। इन तीनों के हुलिये और लिबास कतई बदले हुए थे, मगर बूढ़े की तजर्बाकार आंखें उन्हें उनके जिस्मों की बनावट से पहचान गई। बूढ़े ने D11 को हेडक्वार्टर और शॉर्वाइली और ब्लैक क्लॉर को उनका पैगाम पहुंचा दिया। ओके नंबर B6 तुम हमें हमेशा याद आओगे। तुम जैसे अफराद जब तक हमारी कौम में रहेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया पर छाई रहेगी। शॉर्वाइली ने जज्बाती लहजे में कहा और फिर बूढ़े से हाथ मिलाकर वो तीनों मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। मेन गेट खोलकर वो दोबारा निकलने ही वाले थे कि अचानक इन तीनों के सीनों पर मशीन गनों की नालें टिक गई। फौजियों ने उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया। टाइगर कोठी से बाहर निकला तो वो अच्छा खासा परेशान और उलझा हुआ था। दरअसल ताज़ा तरीन गुजरा हुआ वाक़या उसके जहन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चल रहा था। वो किस तरह सफदर का ताकुब करता हुआ इस कोठे के अंदर दाखिल हुआ, फिर किस तरह उसे अचानक घेर कर पकड़ लिया गया, फिर हाल में सर सुल्तान इमरान और दीगर तमाम मेंबरान की मौजूदगी, X2 का लाना, फिर फिल्म और सबसे आखिर में लड़ाई और फिर सफदर की तय खाने से रिहाई। ये तमाम सीन बारी बारी उसके जहन के पर्दे पर मुतरन्ना सम हो गए और अपने ख्यालात की ढेर बन में आगे बढ़ता जा रहा था। और वो इस वक्त चौंका जब एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुकी। चलेंगे साहब? टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर सवाल किया। जरूर चलूंगा, टाइगर ने कहा और फिर टैक्सी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। क्लिफ्टन होटल ले चलो, टाइगर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने मौतबाना अंदाज में सर झुकाते हुए मीटर डाउन किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए जब टैक्सी सर्कुलर रोड पर पहुंची तो अचानक ड्राइवर बोला, सर क्या बात है, एक सुर्ख रंग की कार मुसलसल हमारा ताकुब कर रही है।
जब टाइगर ने उसको देखा तो उसने ड्राइवर से कहा कि सामने वाली मोड़ पर गाड़ी मोड़ दो और मुझे नीचे उतार दो। ये कहते हुए उसने एक नोट ड्राइवर की गोद में फेंक दिया। फिर ड्राइवर ने मोड़ मुड़ते ही ब्रेक लगाई और दूसरे लम्हे टाइगर उछलकर फुटपाथ पर चलने वाले हजूम में घुसता चला गया। वो टैक्सी तेजी से आगे बढ़ती चली गई। दूसरे लम्हे वो सुर्ख कार भी तेजी से मोड़ मुड़कर इधर आई और फिर बगैर रुके आगे बढ़ती चली गई। कार में 2 गैर मुल्की सवार थे और दोनों अपने चेहरों से खासे मोतबर और मुअज़्ज़ज़ लोग नजर आ रहे थे। टाइगर फुटपाथ पर खड़ा सुर्ख कार को सामने से गुजरता देखता रहा। जब कार कुछ दूर आगे निकल गई तो वो फुटपाथ से सड़क पर आया। फिर उसने सड़क को इस तेजी और फुर्ती से क्रॉस किया कि इंतहाई तेज चलने वाली ट्रैफिक भी इसका कुछ ना बिगाड़ सकी। चौक के करीब ही ड्यूटी ट्रैफिक ऑफिसर अपनी मोटरसाइकिल समेत खड़ा था। हंगामी हालात से निपटने के लिए उनकी मोटरसाइकिल हर वक्त स्टार्ट रहती है ताकि उन्हें एक लम्हे की भी ताखीर ना हो। ट्रैफिक ऑफिसर ने गलत तरीके पर टाइगर को सड़क क्रॉस करते देख लिया था। चनाचा जैसे ही टाइगर सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पर पहुंचा, ऑफिसर ने उसे बुलाने के लिए सीटियां मारनी शुरू कर दी। टाइगर ड्यूटी ऑफिसर के करीब ही था, इसलिए जल्दी वो ऑफिसर के पास पहुंच गया। मिस्टर, अभी ड्यूटी ऑफिसर फिक्रा मुकम्मल भी ना कर सका कि अचानक एक जोरदार मुक्का उसकी कन पट्टी पर पड़ा और वो दूसरी तरफ उलट गया। उसे लम्बे टाइगर उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और फिर तेज रफ्तार हैवी मोटरसाइकिल कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ती चली गई। अब टाइगर को उम्मीद थी कि वो सुर्ख कार को जल्दी पा लेगा। थोड़ी दूर आने के बाद वो सुर्ख स्पोर्ट्स कार जाती हुई नजर आ गई। वो अभी नजदीक हो गया ताकि इस बात का यकीन कर सके आया ये वही कार है या कोई और। अचानक वो सुर्ख कार चौक से काफी पहले एक बाई रोड पर मुड़ गई। टाइगर ने इत्मीनान का सांस लिया। दूसरे लम्हे उसकी मोटरसाइकिल भी इस रोड पर मुड़ गई। उसने कार से फासला काफी ज्यादा रखा हुआ था। अचानक आगे जाती हुई कार एक छोटे से कैफे के गेट पर रुक गई। टाइगर ने फुर्ती से नजदीक तरीन गली में मोटरसाइकिल मोड़ दी। उसने इंतहाई फुर्ती और महारत से काम लिया। इस तरह अचानक छोटी सी गली में हैवी मोटरसाइकिल का मोड़ना खतरनाक भी हो सकता है। फिर टाइगर तेज तेज कदम उठाता कार के नजदीक पहुंचा और दूसरे लम्हे उसने इधर उधर देखा और फिर सड़क पर किसी को ना पाकर उसने बिजली की सी फुर्ती से अपना कोट उतारा और उसे उलटकर पहन लिया। कोट डबल साइडेड था। अब उसका कोट शौक चेक की बजाय 1 कलर कपड़े में तब्दील हो चुका था। टाइगर ने इत्मीनान से कंधे झटके और फिर कैफे के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कैफे था जिसके चंद ही मेज़ें आबाद थी और मेज़ों के इर्द गिर्द बैठे हुए अफराद शक्लो सूरत से गुंडे मालूम हो रहे थे। इसलिए टाइगर हैरान था कि ये गैर मुल्की किस लिए कैफे में दाखिल हुए हैं। टाइगर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके अंदाज से इत्मीनान झलक रहा था, जैसे वो किसी नई जगह पर नहीं बल्कि जानी पहचानी जगह पर आया हो। इसके बैठते ही गुंडा नुमा बैरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या चाहिए? उसने करख्त लहजे में सवाल किया। उसके अंदाज से जाहिलियत नुमाया थी। क्या मिल सकता है यहाँ? टाइगर ने भी बड़े उखड़े से लहजे में सवाल किया। शराब, खाना, चाय और बहुत कुछ, बैरे ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। 1 बोतल ड्राई जिन ले आओ, टाइगर ने सख्त लहजे में ऑर्डर दिया। 1 बोतल? बैरे ने हैरत से आंखें फाड़ दी। कम है तो 2 बोतलें ले आओ, टाइगर ने लापरवाही से कहा और बैरा चंद लम्हों तक कुछ न बोलने के बाद कान खुजाता हुआ वापस काउंटर की तरफ बढ़ गया। टाइगर की तेज नजरें चारों तरफ घूम रही थी। वो इन गैर मुल्कियों के मुतालिक सोच रहा था कि वो दोनों कहाँ चले गए। कार की बाहर मौजूदगी से तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो अंदर हैं, मगर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये सवाल जवाब तलब था। चंद लम्हों बाद बैरा 2 बोतलें ड्राई जिन को लेकर आ गया। साथ ही वो गिलास और सोडा भी ले आया था। ये गिलास और सोडा वापस ले जाओ और ये लो अपनी टिप। टाइगर ने लापरवाही से जेब में हाथ डाला और फिर 50 का नोट निकालकर बैरे के हाथ में पकड़ा दिया। बैरा यूं आंखें फाड़े टाइगर को देख रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार वो किसी इंसान को देख रहा हो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो, टाइगर ने उसे डांटते हुए कहा और वो खीसे निकालता हुआ वापस मुड़ गया। 50 रुपए की टिप शायद जिंदगी में उसे पहली बार मिली थी, इसलिए वो यूं चल रहा था जैसे हवा में परवास कर रहा हो। टाइगर ने बोतल का कॉक उड़ाया और फिर एक लम्हे तवक्कुफ करने के बाद उसने वो बोतल मुंह से लगा दी और घटाघट शराब पीता चला गया। उसने बोतल दोबारा इस वक्त मेज पर रखी जब वो आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। उसने रुमाल से मुंह साफ किया, फिर इधर उधर देखने लगा। अब बहुत लोग उससे मरूब हो चुके थे। दूसरे लम्हे टाइगर ने बोतल दोबारा उठाई, फिर इस वक्त उसे मुंह से अलहदा किया जब बोतल में से शराब का आखिरी कतरा भी उसके हलक के अंदर जा चुका था। इसे चंद लम्हे तवक्कुफ करके दूसरी बोतल का कॉक उड़ाया, फिर उससे पहले कि वो उसे उठाकर मुंह से लगा था, अचानक पुलिस का एक दस्ता कैफे में दाखिल हुआ। पुलिस के अंदर दाखिल होते ही हॉल में बैठे हुए अफराद में इस्तराब और बेचैनी की लहर दौड़ गई। काउंटरमैन उछल कर खड़ा हो गया। पुलिस तेजी से कैफे में दाखिल हुई और फिर वो रुक कर हॉल में बैठे हुए तमाम अफराद का जायजा लेने लगी।
पुलिस के अंदर दाखिल होते ही टाइगर की नजरों ने एक सीन देख लिया था। काउंटर के करीब खड़ा हुआ बैरा इंतहाई फुर्ती से एक दरवाजे में घुस गया था। कोई ये काम इतनी तेजी से हुआ और कोई शख्स उसे ना दिख सका, लेकिन इसकी नजरों में ये आ चुका था। अब टाइगर इस खुफिया दरवाजे का पता चल गया था। चनाचे वो संभल कर बैठ गया। इसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर इत्मीनान था। तमाम लोग उठकर इधर दीवार के साथ खड़े हो जाए। पुलिस इंस्पेक्टर ने सबको बगौर देखते हुए कहा, मगर साहब हमारा कसूर। काउंटरमैन ने कदरे खौफजदा लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा। एक मुजरिम ड्यूटी ट्रैफिक ऑफिसर से मोटरसाइकिल छीनकर इस सड़क पर आया है, मुझे बताओ वो कहाँ है। काउंटरमैन ने बगौर टाइगर की तरफ देखते हुए ना जाने क्यों फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। तुम इधर आओ। पुलिस इंस्पेक्टर ने टाइगर की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बुलाया। मैं क्यों? मैं तुम्हारा साला लगता हूँ? टाइगर ने नशे में धुत आदमी का पाठ अदा करना शुरू कर दिया। शट अप, इधर आओ। पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से से थाड़ा। मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँगा। टाइगर ने बोतल उठाई, फिर लड़खड़ाता हुआ पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ चल दिया। टाइगर की अदाकारी इतनी बेदाग थी कि यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों से यूं ही नशे में धुत रहा हो और उसे इर्द गिर्द की दुनिया का कतन होश ना हो। ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर से नशे में धुत है। देखो, इसकी टेबल पर मौजूद खाली बोतल से साफ पता चलता है कि कम से कम 2-3 घंटे से पी रहा है। एक सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर पर अपनी मंतक का रोब छाड़ा। मालूम तो ऐसे ही होता है, फिर इसका कोट तो मुजरिम से कतई मुख्तलिफ है। इंस्पेक्टर ने भी जवाबन वार किया। वो भला सब इंस्पेक्टर से पीछे कैसे रह सकता था? क्या बात है, तुम भी शराब पियोगे? टाइगर ने लड़खड़ाते हुए बोतल इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दी। इंस्पेक्टर ने गुस्से से टाइगर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। टाइगर लड़खड़ाता हुआ पास खड़े काउंटर के करीब जा गिरा। बोतल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। ये कार किसकी है? इंस्पेक्टर अब काउंटर मैन से मुखातिब हुआ। मालूम नहीं साहब, 2 आदमियों ने उसे यहाँ रोका और फिर आगे चले गए। इससे पहले कि मैं उन्हें कार साइड पे करने को कहता, वो आगे जा चुके थे। काउंटर मैन ने बड़े मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। टाइगर लड़खड़ाता हुआ फर्श से उठा। अब वो इस दरवाजे के बिल्कुल करीब था जहां से वो बेरा गायब हो चुका था। चलो वापस चलो। इंस्पेक्टर शायद मुतमईन हो गया था, इसलिए वो वापसी के लिए मुड़ा। उसके साथ ही सब पुलिस वाले मुड़ गए। उसी लम्हे टाइगर इंतहाई फुर्ती से दरवाजे में दाखिल हुआ। आगे एक तवील कॉरिडोर था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब उसके कदमों में बेपनाह फुर्ती थी। जल्दी वो कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। यहाँ सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। वो सीढ़ियाँ नीचे उतरता चला गया। अभी वो आखिरी सीढ़ी ही था कि अचानक सामने वाला दरवाजा खुला और टाइगर बिजली की सी फुर्ती से एक साइड पे हो गया। सीढ़ियों पर हल्की सी रोशनी थी, इसलिए दरवाजा खोलने वाला उसे देख ना सका और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ कॉरिडोर में चला गया। ये वही बैरा था जो इससे पहले अंदर दाखिल हुआ था। जब वो कॉरिडोर में चला गया तो टाइगर आगे बढ़ा। उसने दरवाजे में दाखिल होने से पहले कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर को पकड़कर कोट से बाहर निकाल लिया। ये वो रिवॉल्वर था जैसे वो हाल से बाहर निकलते हुए उठा लाया था। इसने दरवाजा खोला और फिर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। टाइगर ने झांक कर देखा तो उसे वही 2 गैर मुल्की कमरे में बैठे हुए नजर आए जिनका ताकुब करता वो यहाँ तक आया था। एक गैर मुल्की काफ़ी बड़ा ट्रांसमीटर सामने रखे हेडफोन कानों पर चढ़ाए किसी से बातचीत में मसरूफ था और दूसरा एक कॉपी पर झुका हुआ तेजी से कुछ लिख रहा था। शायद ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू नोट कर रहा था। टाइगर रिवॉल्वर हाथ में पकड़े खामोश खड़ा ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुनता रहा। नंबर A31B, हम चाहते हैं कि मिशन जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। तुम मकामी तौर पर DIA के सरकर्दा अफराद में से हो, इसलिए तुम दोनों अच्छी तरह रेड कर सकते हो। कोशिश करो कि वो जल्द से जल्द मिशन ख़त्म करके वापस आ जाए। दूसरी तरफ 6 पार्ट सी आवाज़ सुनाई थी। यस बॉस, मगर वो दोनों मशहूर मारूफ एजेंट हैं और फिर हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इसलिए हम उन्हें असिस्ट तो कर सकते हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। अलबत्ता अगर आप उन दोनों को वापस बुला लें तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे मकामी ब्रांच खुद ही X2 को बेनकाब कर देगी। ओवर। A3 ने जवाब दिया। शट अप, आला हुकाम जो फैसला करते हैं ठीक करते हैं। और नंबर A3 काम कर रह गया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, अचानक उसके करीब बैठे हुए B1 ने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा और फिर टाइगर को बड़े सुकून से वहां खड़ा देखकर उसकी हैरत से सीटी गुम हो गई। मगर दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई तेजी से मुड़कर खड़ा हो गया और इस बार उसके हाथ में रिवॉल्वर था। टाइगर के दोनों हाथ पुश्त पर थे और बड़े सुकून के साथ खड़ा था। इसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। कौन हो तू? B1 चीते की तरह कुराया। A3 ने भी फौरन ओवर एंड ऑल कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके बड़ी फुर्ती से हेडफोन सर से उतार फेंका। अब वो भी अलर्ट हो गया था। उसके हाथ भी रिवॉल्वर पर चमक रहे थे।
तुम दोनों ने अपने बॉस से बातचीत खत्म कर ली या अभी कुछ बाकी है? टाइगर ने इन दोनों से ऐसे लहजे में पूछा जैसे खुद उनका बॉस हो। शट अप एंड हैंड्स अप। नंबर A3 को टाइगर के सुकून पर जलाल आ गया। टाइगर का इत्मीनान से भरपूर लहजा वाकई मुखालिफ की शदीद गुस्से का मुहर्रिक बन जाता था और टाइगर तो शायद खुद इस बात के इंतजार में था कि वो हैंड्स अप का ऑर्डर दें। दूसरे लम्हे तो धमाके हुए मुकाबले में दोनों अफराद के हाथों से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। अब टाइगर के हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था, उसकी नाल से अब तक हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वाकई वो कमाल का निशाना बाज साबित हुआ था। इतनी तेजी और इतनी फुर्ती कि वो दोनों तस्वुर भी ना कर सकते थे। अब तुम दोनों अपने हाथ ऊपर कर लो, खबरदार अगर शरारत की। उसी लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ भी शोर बुलंद हुआ जैसे 2-3 आदमी शोर मचा रहे हों। उसी शोर ने A3 और B1 को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और इसी का फायदा उठाया और दूसरे लम्हे वो यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसका जिस्म स्प्रिंगों से बना हो। रिवॉल्वर तो टाइगर के हाथ से निकल चुका था मगर इससे पहले कि A3 उठता A1 इस पर झपट पड़ा मगर टाइगर ने अपने जिस्म को हल्का सा खम दिया और फिर दूसरे लम्हे भारी भरकम B1 मिट्टी के बेजान खिलौने की तरह उसके हाथों पर बुलंद होता चला गया। उसी लम्हे दरवाज़ा जोर से खुला और काउंटरमैन की खौफनाक शक्ल दरवाजे पर नजर आई। दूसरे लम्हे टाइगर ने अपने हाथों को झटका दिया और हाथों पर उठा हुआ B1 रॉकेट की तरह सीधा काउंटरमैन के सीने से जा टकराया। काउंटरमैन के पीछे भी 2 आदमी मौजूद थे। B1 का टकराना इन तीनों के लिए होलनाक साबित हुआ और वो तीनों वहीं गैलरी में ही लड़क गए। इस दौरान वो A3 एक दाव टाइगर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। उसने झपट कर टाइगर को पुश्त की तरफ से दोनों बाजुओं में जकड़ लिया और दूसरे लम्हे उसने चाहा कि टाइगर को अपने बाजुओं के सहारे फर्श पर दे मारे कि टाइगर ने दोनों कोहनियां पूरी कुव्वत से उसे A3 के पहलुओं में मारी। अब A3 बुरी तरह टाइगर के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। गो उसने फिर फड़फड़ाने की बेहद कोशिश की मगर शिकारी का जाल सख्त था। जैसे ही A3 रिहा होने की जदोजहद करता टाइगर गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा देता। A3 की आंखें अपने हलकों से बाहर उमड़ आई और चेहरा सुर्ख हो गया। इसका दम घुट रहा था और उसकी पुश्त पर टाइगर खड़ा बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था जैसे शाहीन ने पंजों में एक नन्ही सी चिड़िया को दबोच रखा हो। B1 काउंटरमैन और उसके 2 साथी सामने दीवार पर खड़े हैरत से इस मंजिल को देख रहे थे। A3 उनकी हल्के में आयरन मैन के नाम से याद किया जाता था। आज तक बड़े बड़े शहसूर उसके मुकाबले में 2-3 मिनट से ज्यादा ना जम सके थे। उसका चैलेंज था कि वो 4 आदमियों से बेहद वक्त लड़ सकता है। इस वक्त एक नौजवान के शिकंजे में जकड़ा हुआ बेबस नजर आ रहा था। अब तो उसकी जुबान भी हलक से कदरे बाहर निकल आई थी। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। अचानक काउंटरमैन ने रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर उसके सर के इशारे पर उसके पीछे मौजूद 2 आदमी भी हाथ में रिवॉल्वर लिए साइडों में बिखर गए। वो शायद टाइगर को चारों तरफ से घेरने का प्रोग्राम बना रहे थे। टाइगर के हाथ में रिवॉल्वर ना था इसलिए अगर वो घेरा डाल लेते तो यकीनन टाइगर का प्रोग्राम नाकाम हो जाता। रुक जाओ, अगर तुमने जरा भी हरकत की तो मैं A3 की गर्दन तोड़ दूंगा, टाइगर ने खुर्राते हुए कहा और फिर B1 के इशारे से वो सब रुक गए क्योंकि B1 को यकीन हो गया था कि टाइगर जो कुछ कह रहा है कर गुजरेगा। अपनी रिवॉल्वर फेंक दो और दूर हट जाओ, जल्दी करो। टाइगर ने अब मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। इसके लहजे में बेपनाह सख्ती थी। B1 के इशारे पर सबने रिवॉल्वर फेंक दिए और पीछे हटते चले गए। टाइगर अचानक एक 3 को लिए हुए तेजी से झुका और फिर बिजली की सी फुर्ती से उसने A3 की कमर से हाथ उठाया। दूसरे लम्हे फर्श पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उसके हाथ में था मगर A3 क्या के लिए इतना वक्फा काफ़ी था। उससे पहले कि टाइगर रिवॉल्वर पकड़कर सीधा होता A3 ने अचानक अपने जिस्म को झटका दिया और दूसरे लम्हे टाइगर उछलकर बरामदे में जा गिरा। फिर सब इस पर बुरी तरह टूट पड़े। टाइगर इन सब के दरमियान दब गया मगर वो दूसरे ही लम्हे उसने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया। इससे लिपटे हुए तीनों आदमी रिवॉल्वर से जा टकराए। टाइगर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। फिर वो ट्रिगर मुसलसल दबाता चला गया और नतीजे में गैलरी में चीखों का तूफान आ गया। टाइगर ने आगे बढ़कर लिफ्ट पूरी कुव्वत से इसकी बाईं कनपट्टी पर जमा दिया और उससे 3 लड़खड़ा गया और फिर टाइगर ने लातों और मुक्कों की A3 पर बारिश कर दी। जब टाइगर को यकीन हो गया कि अब A3 कम से कम 2-3 घंटों के लिए होशो हवा से हाथ धो बैठा है तो उसने अपने हाथ रोके और फिर झुककर एक तरफ से बेहोश A3 को उठाकर कंधे पर लादा और कैफे के हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो दरवाज़ा खोलकर हॉल में आया तो हॉल तकरीबन खाली था। चंद पैरे इधर उधर फिर रहे थे। टाइगर ने किसी तरफ भी तवज्जो दिए बगैर तेजी से आउट गेट की तरफ छलांग लगा दी। इससे पहले के बैरे सूरत हाल को समझते कैफे के बाहर खड़ी कार का दरवाज़ा खुला और A3 को अंदर फेंक चुका था। दूसरे लम्हे उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली मगर अब मसला था कि
इग्निशन की चाबी कार उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला तो फिर फाउंटेन पिन निकालकर उसका एक सिरा दबाया। उसके दूसरे सिरे से एक मास्टर की बाहर निकल आई। अब बैरे भी कार के गिर्द इकट्ठे हुए थे। एक बैरे ने झटके से दरवाजा खोला, मगर इतने में टाइगर इग्निशन में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी, मगर वो हराम सूरत बहराए कार की शदीद झटके के बावजूद अंदर आने में कामयाब हो गया और दूसरे बैरे शोर मचाते हुए कार के पीछे दौड़ने लगे। टाइगर ने एक हाथ से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर बैरा बेहद काया निकला। उसने फुर्ती से एक हाथ रिवॉल्वर पर मार दिया और रिवॉल्वर टाइगर के हाथ से निकलकर सीट के नीचे जा गिरा। बैरा अब टाइगर से लिपट गया और उसने एक हाथ स्टीयरिंग पर डाल दिया था। गाड़ी चूंकि काफी तेज रफ्तारी से जा रही थी, लिहाजा इन दोनों के आपस के झगड़े से गाड़ी लड़खड़ाने लगी। टाइगर ने अचानक बैरे की गर्दन पर हाथ डाल दिया और फिर पूरी कुव्वत से दबाने लगा। बैरा इस दौरान गर्दन छुड़ाने की बजाय एक हाथ से लगातार टाइगर के पहलू में मुक्के मार रहा था। दूसरा हाथ बदस्तूर स्टीयरिंग को काबू किए हुए था। टाइगर के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसकी तवज्जो कार की मशीनरी से हटकर बैरे पर मरकूज हो गई। फिर उसने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबा दी। बैरे के हाथ ढीले पड़ गए और टाइगर ने इससे जान छुड़ाकर दोबारा कार की तरफ तवज्जो दी, मगर इतने में कार्गो हल्की स्पीड में होने के बावजूद खासी तेज रफ्तारी से जा रही थी, क्योंकि पीछे बैरे बदस्तूर शोर मचाते भागे चले आ रहे थे। इसलिए वो कार को बिल्कुल न रोक सका, क्योंकि एक बैरे से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। सब इकट्ठे हो जाते तो फिर क्या होता। टाइगर ने जब कार की तरफ तवज्जो दी तो वक्त गुजर चुका था। कार छोटी सड़क से निकलकर मेन रोड के चौक पर पहुंच चुकी थी। फिर इससे पहले कि टाइगर ब्रेक लगाता, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक एन कार के ऊपर चढ़ आया। टाइगर ने कार तेजी से मोड़ दी। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके से माहौल गूंज उठा। इस अचानक आफत से वो तीनों ठटक कर खड़े हो गए। फौजी तादाद में 6 थे और सबके हाथों में मशीन गनें थी। इनकी तलाशी लो, एक ऑफिसर ने दूसरे फौजी को हुक्म दिया। क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? शौरवाली ने सख्त लहजे में कहा, जैसे वो इस तरह अचानक रोक के जाने पर चिरागपा हो गए हों। आप बराहे करम खामोश रहें, इसी ऑफिसर ने स्पार्ट लहजे में कहा। फिर एक फौजी मशीन गन कंधे से लटकाकर आगे बढ़ा। वो तीनों बेबस खड़े थे। जाहिर है 6 मुसल्लह फौजियों के सामने वो क्या कर सकते थे। अगर ज्यादा भी फुर्ती करते तो ज्यादा से ज्यादा एक फौजी को मार लेते, मगर इन तीनों के जिस्मों में मशीन गन की गोलियां जितने सुराख बनाती, उसके तसव्वुर से ही उनकी रूह कांप उठी थी। इधर जाहिर है कि इन तीनों को जेबों में रिवॉल्वर मौजूद थे, और ये बात भी अज़र-ए-मन शम्स थी कि इन तीनों के पास इन रिवॉल्वरों के लाइसेंस नहीं थे। इस तरह मामला खींच सकता था। जाहिर है फौजी उन्हें शुबे में अपने हेडक्वार्टर ले जाते और फिर वहां जाकर उनके मेकअप का भी पोल खुल जाता और वो हकीर चूहों की तरह हुकूमत के हत्थे चढ़ जाते। अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। ना चाहे मानदन ना पाए रफ्तन वाला मामला था। फौजी तेजी से इन तीनों की तलाशी लेने के लिए बढ़ा और अभी वो शौरवाली के करीब पहुंचा ही था कि अचानक वो बूढ़ा फाटक से बाहर निकला। वो अपनी भींची आंखों से इस मंजिर को देखने लगा। उसकी छुरियां बड़े चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ गए। इससे पहले कि फौजी शौरवाली की जेब में हाथ डालता, बूढ़ा जोर से चीखा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरे मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं। क्या आप मेरा फार्म बंद कराना चाहते हैं? फौजी ठटक कर रुक गया। बूढ़ा तेजी से आगे बढ़ा और फिर वो शौरवाली और फौजियों के दरमियान खड़ा हो गया। मेरा नाम जैकिन है और मैं पिछले 40 साल से इस मुल्क का मुहब्बे वतन बाशिंदा हूँ। आप मेरे मुअज़्ज़िज़ गाहकों की तौहीन करके इस मुल्क के एक आज़ाद शहरी की तिजारत में रखना अंदाजी कर रहे हैं। ये जुर्म है, ज़्यादती है। बूढ़ा हिज़ानी अंदाज में शोर मचा रहा था। आपका किस चीज़ का फॉर्म है? फौजी बूढ़े के लहजे और अल्फाज से ज़्यादा उसकी बुजुर्गी से मुतासिर मालूम होता था। मैं शहद की मक्खियाँ बालता हूँ और शहद बेचता हूँ। मेरे पास हुकूमत का 1 क्लास का लाइसेंस मौजूद है और मुझे मुल्क की खिदमत के एवज़ हुकूमत की तरफ से एहसास भी मिल चुका है। बूढ़े ने फौजी ऑफिसर पर रोब जमाया। दरअसल बात यह है कि फौजी ऑफिसर ने हुकूमत की तरफ से एहसास मिलने का सुनकर इंतहाई नरम लहजे में कुछ कहना चाहा। आप लोग अंदर तशरीफ़ ले आए। अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि अपने मुल्क के काबिल फ़ख्र फौजियों की मामूली सी खिदमत भी ना कर सकूं। बूढ़े ने भी इस दफ़ा इंतहाई खलीक लहजे में कहा। चलें। फौजी अफसर ने बूढ़े की बात मान ली। अच्छा, हमें इजाज़त। शौरवाली ने इजाज़त तलब नज़रों से फौजी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, आप भी हमारे साथ चलें। हम जब तक मुतमईन नहीं हो जाएंगे आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौजी ऑफिसर अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं था। शौरवाली ने यूँ कंधे झटके जैसे वो सख्त बेजारी महसूस कर रहा हो। फिर वो सब फॉर्म के अंदर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। आप तशरीफ़ रखें, मैं आप हज़रात के लिए कॉफ़ी बना लाऊं। बूढ़े ने उन्हें बिठाने के बाद कहा।
नहीं मोहतरम, आप तशरीफ़ रखिए, पहले हमें अपना फ़र्ज़ अंजाम देने दीजिए, उसके बाद मैंने मुनासिब समझा तो आपकी तरफ से कॉफ़ी की दावत कबूल कर लूँगा। फौजी ऑफिसर ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा और बूढ़ा खामोशी से बैठ गया। देखिए, बात यह है कि दो मुजरिम यहाँ से तकरीबन 4 मील दूर से एक जीप में सवार होकर फरार हुए हैं। वो इंतहाई खौफनाक मुजरिम है। जीप के टायरों के निशानात आपके फॉर्म की तरफ सीधे आए हैं और फिर आपके फॉर्म से आगे तकरीबन 200 गज तक चले गए हैं। उसके बाद टायरों के निशानात यूं गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा, हमें कहीं भी जीप के टायरों के निशानात नहीं मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपका फॉर्म मशकूक है। या तो मुजरिम यहीं छुपे हैं या फिर आपके इल्म में है कि मुजरिम कहाँ गए। हमें इस बात का इत्मीनान करा दें कि आपका मुजरिमों से कोई ताल्लुक नहीं, हम वापस चले जाएंगे। फौजी ऑफिसर ने बात की वजाहत कर दी। लेकिन मुझे तो कतई इल्म नहीं कि कब यहाँ जीप आई और कहाँ गई, बूढ़े ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ये आपके गाहक हैं, फौजी ऑफिसर ने अब उनकी तरफ बगौर देखते हुए कहा। जी हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। आप इस फॉर्म में कब तशरीफ़ लाए थे? फौजी ऑफिसर इस वक्त बराह रास्त ब्लैक क्लॉर्क से मुखातिब हुआ। 2 घंटे पहले, ब्लैक क्लॉर्क ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। ब्लैक क्लॉर्क चूंकि फौजी ऑफिसर से पहली बार बोला था, इसलिए फौजी अफसर इसका लहजा सुनकर चौंक पड़ा। ब्लैक क्लॉर्क का लहजा खालिस एक्रीमी था, जबकि उसने मेकअप मकामी आदमी का किया हुआ था। फौजी ऑफिसर को चौंकते देखकर शॉर्ट वाइली, D11 और बूढ़ा तीनों खटक गए कि मामला ख़राब हो गया है। आप मकामी हैं? फौजी ऑफिसर ने दोबारा ब्लैक क्लॉर्क से पूछा। इसके लहजे में हल्का सा तंज मौजूद था। ओह, आप शायद मेरे एक्रीमी लहजे पर चौंके हैं। बात दरअसल ये है कि मैं बचपन ही से अपने वालिद के साथ एक्रीमिया चला गया था। मुझे इस मुल्क में आए हुए 5 साल हुए हैं, इसलिए मेरा लहजा एक्रीमी है। ब्लैक क्लॉर्क ने वजाहत की और ऑफिसर उसकी वजाहत से कदरे मुतमईन नजर आने लगा। बाकी लोगों ने भी एतमीनान की सांस ली, क्योंकि एक बड़ा मसला ब्लैक क्लॉर्क ने चंद फिक्रों में हल कर दिया था। आप किस चीज़ पर फॉर्म आए थे? इस दफ़ा फौजी ऑफिसर ने एक और सवाल किया। बूढ़ा फौजी ऑफिसर की जहानत के दिल ही दिल में दांत देने लगा। कार पर, शॉर्ट वाइली ने जवाब दिया। वो चूंकि मुख्तलिफ लहजों पर बखूबी कादिर था, इसलिए उसका लहजा कतई मुकामी मालूम हो रहा था। वो कार कहाँ है? ऑफिसर ने गहरे लहजे में सवाल किया। दरअसल बात यह है जनाब कि उन्होंने मेरे कहने पर कार वापस भेज दी, क्योंकि ऑफिस में उनके सेक्रेटरी की कार को अशद ज़रूरत थी। अब ये मेरी कार में वापस जाएंगे। बूढ़े ने बात को संभाला देते हुए कहा। मगर मोहतरम, बाहर इस जीप के अलावा और किसी कार के टायरों के निशानात नहीं हैं। इससे मैं क्या समझूं? फौजी ऑफिसर ने नया नुक्ता निकाला और इस बात से इन तीनों के अलावा बूढ़े की शख्सियत भी मशकूक हो गई। ये अजीब बात है, कार आई है, उसके टायरों के निशानात भी ज़रूर होने चाहिए। बूढ़े ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निशानात नहीं है। हमने आपके फार्म के इर्द गिर्द का काफ़ी इलाका बगौर चेक किया। ऑफिसर ने इस बार बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि कार के निशानात मौजूद हैं, शॉर्ट वाइली ने कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फौजी ऑफिसर शॉर्ट वाइली पर चढ़ गया। अरे आप लड़े नहीं, हम सब बाहर जाकर देख लेते हैं कि किसकी बात सही है, अभी फैसला हो जाएगा। बूढ़े ने बड़ी हलीमी सी जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, चलें। फौजी ऑफिसर खड़ा हो गया, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ठहरिए, अभी चलते हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी तो ले आऊं, फिर बाहर जाकर निशानात चेक करके आपकी तसल्ली करा देते हैं। बूढ़े ने उठकर बाकायदा फौजी अफसर का बाजू पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया। फौजी अफसर इस बार बूढ़े की दावत पर इनकार न कर सका। फौजी सिपाही भी मशीन गनें संभाले खामोशी से कमरे में बैठे थे। बूढ़ा ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद बूढ़ा कॉफ़ी की ट्राली धकेलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। इसने मेज़ के करीब ट्राली रोकी और फिर काफ़ी प्यालियों में डालकर इसने एक प्याली तमाम के हाथ में पकड़ा दी। फौजी सिपाही इनकार करने लगे, लेकिन अफसर के इशारे पर उन्होंने कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी पीने के बाद सबने प्यालियां ट्रे में वापस रख दी। चलिए हजरात, फौजी ऑफिसर ने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। हाँ जनाब, चलें। बूढ़े ने इस बार नहायत मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। उसकी अधखुली आंखें भी अजीब सी चमक थी। वो सब चलते ही जैसे फॉर्म के कंपाउंड में पहुंचे, अचानक फौजी ऑफिसर और सिपाहियों को यूँ महसूस हुआ जैसे दुनिया उनकी नज़रों में अंधेर हो गई। और फिर उन्होंने लाख संभलने की कोशिश की, मगर
जहन पर छा जाने वाली अचानक तारीकी को वो उजाले में तब्दील ना कर सके और दूसरे लम्हे वो सब कंपाउंड में ही ढेर हो गए। बूढ़े ने अपनी इस्तात से बढ़कर जोरदार कहका लगाया। शॉर्ट वाइली, ब्लैक क्लार्क और D11 तहसीन आमेज नजरों से बूढ़े को देख रहे थे। बूढ़े ने वाकई ही लाजवाब कारनामा सर अंजाम दिया था, मगर ये हुआ कैसे? हम सब ने इस कॉफ़ी दानी से कॉफ़ी पी थी जिससे इन फौजियों ने पी थी। शॉर्ट वाइली ने सवालिया लहजे में बूढ़े से पूछा। मैंने उनकी प्यालियों में एक बेरंग सफूफ डाल दिया था और ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सब की शख्सियत मशकूक हो जाती। ये फौजी ऑफिसर फौजियों की आम रिवायात से ज़्यादा सहीन और चालाक है। उसने बातों ही बातों में सबको फंसा लिया था। बूढ़े ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? ये मेरे ख्याल में मर चुके हैं, उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त करना होगा। ब्लैक क्लॉर्क ने कहा। वो सब हो जाएगा, आप लोग ऐसा करें, इन सबको उठाकर मेकअप रूम में ले चलें और मेरे ख्याल में आप तीनों इन फौजियों का मेकअप करके अपने कपड़ों के ऊपर उनकी वर्दियाँ चढ़ा लें। बूढ़े ने तजवीज़ पेश की। ये तो ठीक है, इस तरह हम बाआसानी उनकी जीप के ज़रिए शहर पहुंच जाएंगे, मगर उनका मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? खाली वर्दियाँ ही काफ़ी हैं। शहर जाकर हम इन वर्दियों और जीप से छुटकारा हासिल कर लेंगे, वरना हमें मेकअप भी बदलना पड़ेगा। शॉर्ट वाइली ने कहा। हाँ ठीक है, आप सिर्फ उनकी वर्दियाँ अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लें। बूढ़े ने शॉर्ट वाइली की तजवीज़ की तायद की। फिर इन तीनों ने मिलकर इन सिपाहियों और ऑफिसरों की लाशें उठाई और अंदर ले आए। उसके बाद इन तीनों ने इन सिपाहियों की वर्दियाँ उतारी और अपने कपड़ों के ऊपर पहन ली। इनको उठाकर मेरे पीछे आओ, मैं उनको ठिकाने लगाता हूँ, बूढ़े ने उनकी तरफ मुतमईन होते हुए कहा। और फिर वो चलता हुआ फार्म के आखिरी कोने में मौजूद एक छोटे से कमरे में आया। इस कमरे में एक बहुत बड़ी भट्ठी मौजूद थी जो बिजली से गर्म होती थी। ये भट्टी मैंने शहद को साफ करने के लिए बनवाई हुई है, बूढ़े ने कहा और फिर एक साइड में लगा हुआ बटन दबा दिया। भट्टी के मुंह में लगा हुआ ढक्कन बूढ़ा पहले ही उतार चुका था। तकरीबन 10 मिनट बाद भट्टी में नीले नीले शोले उठने लगे। एक लाश उठाकर अंदर फेंको, बूढ़े ने D11 से कहा और उसने एक सिपाही की लाश उठाकर भट्टी के अंदर फेंक दी। लाश अंदर जाते ही झमाका हुआ और दूसरे लम्हे सफ़ेद गाढ़े धुएं का बादल सा भट्टी के बैरूनी पाइप की तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो भट्टी खाली थी। लाश की हड्डियां तक भस्म होकर राख में तब्दील हो चुकी थी। बूढ़े के इशारे पर D11 लाशें उठा उठाकर बारी बारी भट्टी में झोंकता रहा और भट्टी की सतह पर राखों की तहों में इजाफा होता चला गया। आखिर में जब फौजी ऑफिसर की लाश भी भट्टी की सतह पर राख की एक और तह का इजाफा कर चुकी तो बूढ़े ने बटन बंद कर दिया। उसके साथ ही भट्टी का मुंह भी ढक्कन से बंद कर दिया। अच्छा, अब आप लोग बेफिक्र होकर जाए, बूढ़े ने इन तीनों से हाथ मिलाते हुए कहा। उसकी आंखें अपनी कामयाबी पर मुसर्रत से चमक रही थी। मोहतरम, एक बात बतलाइए, क्या वाकई यहाँ की हुकूमत ने आपकी खिदमात के इवज़ आपको एहसास दिया हुआ है या आपने ऑफिसर पर रोक जमाने के लिए कहा था? ब्लैक क्लॉर्क ने जाते जाते पूछ ही लिया। मैंने ठीक कहा है मिस्टर, मेरे पास इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एहसास है, बूढ़े ने मानी खेस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और वो तीनों इस अंदाज में मकामी हुकूमत की लाइलमी और बेखबरी पर कहके लगाते हुए फार्म के दरवाजे से बाहर निकल गए। इमरान को कैप्टन शकील, जूलिया और बाकी तमाम मेंबरान ने X2 के कमरे से निकलते ही घेर लिया। तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, जूलिया ने पुरतहकम लहजा में इमरान से कहा। Like, comment, share, press the bell icon.